क्या पढ़े थे लास्ट लेक्चर में? बहुत कम हुआ था, थोड़ा सा हुआ था। अच्छा, स्टार्ट ही किया था क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट ही किया था। हमने पढ़ा था, मैं फटाफट से उसको पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ कि डिस्टेंस था द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या इसी को बोलते हैं स्केलर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ, बराबर। और दूसरा क्या था? दूसरा था, कल्पेश भाई मैं लेक्चर में हूँ। हेलो, हाँ कल्पेश मैं लेक्चर में हूँ भाई, मैं लेक्चर में था। वैसे अभी मैं या तो ईवी में जाऊंगा या फिर हाइडर लूंगा। मैं पंच नहीं देख रहा हूँ अभी। ईवी में जाऊंगा तो मैं नेक्सॉन की तरफ जा रहा हूँ, नहीं तो मैं हाइडर लूंगा। हाँ मैं फ़ोन करता हूँ आपको निकल के। तो क्या, हाँ डिस्टेंस क्या था? स्केलर सम, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर सम। करेक्ट। डिस्टेंस एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। डिस्टेंस 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, 0, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये कर लिया था। शायद एक क्वेश्चन किया था इसके ऊपर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। करा दिया था ये क्वेश्चन। हाँ, कुछ और क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1, ये 21 मीटर है। पॉइंट ए, एक पार्टिकल, देखो एरो जो दिखा रहा है वो बता रहा है कि ऐसे घूम के वहीं वापस आ रहे हो तुम। ऐसे जाओ और ऐसे ही वापस चले आओ। डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाता है। आपको बताना सब क्वेश्चन में है कि डिस्टेंस कितना चल रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट में बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, एक ही क्वेश्चन से आप समझ जाइए, सब में वही कैलकुलेट करना है। जल्दी। बताइए पहले सवाल का आंसर क्या आया? 154 नहीं, 132। देखो जरा, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है द टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो वो एक कर्व्ड पाथ पे चल रहा है, पूरा एक चक्कर घूम के आ रहा है, तो इसमें डिस्टेंस होगा इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, विच इज 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, 3 जा 21, 132, 22, 3 जा 66, 2 जा 132। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 ही है, ए से चल के ए पर ही पहुंच जा रहे हो, तो आप चले ही नहीं। करेक्ट। अब दूसरा ट्राई करो, दूसरा और तीसरा। हाँ डिस्टेंस आया 66। इधर यह आपका सेमी सर्कल है। तो अगर मुझे डिस्टेंस लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब ये एक्चुअली तो कर्व्ड पाथ पे चल रहा है। कितना कर्व्ड पाथ है? ए बी।
ऐसे बनाने का मतलब छतरी नहीं है, ये बारिश नहीं हो रही है, ये क्या है, ये कर्व्ड पाथ को दिखा रहा है, कर्व लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी अगर एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का कर्व्ड पाथ कितना होता है, एक पूरे सर्कल का 2 पाई आर, उसका आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। तो क्या ये डिस्टेंस होगा पाई आर, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 21, 22 3 जा 66। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ द पाथ। तो स्टार्ट कहां से हो रहे हो, ए से, खत्म कहां कर रहे हो, बी पर। तो लिखने का सही तरीका यह है, आप लिखिए ए बी वेक्टर। क्या लिखिए, द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग, यहां पे लिखना होता है, और जहां टर्मिनेट कर रहे हो वो बाद में लिखो, उसके ऊपर एक वेक्टर लगा दो। नाउ वेक्टर ए बी को कैसे डिफाइन करोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, सो वी ऑल नो ये 21 है तो ये भी 21 होगा, द टोटल मैग्नीट्यूड विल बी 42। डायरेक्शन किधर, ए से बी हम इधर जा रहे हैं, और अगर इधर जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, माइनस आई कैप। सो द फाइनल आंसर इज -42 आई कैप मीटर। अब अगर आप 42 आई कैप नहीं बोल सकते तो ऐसा बोलेंगे कि इन जनरल नोटेशंस 42 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। किधर आ रहे हो, वेस्ट में, ठीक है। अगर ये कहीं पर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप 42 लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखने के लिए ये पूरा लिखना चाहिए, -42 आई कैप बराबर है। जरा ये बताइए 99 क्या, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट, 21√2, हाँ डायरेक्शन, ऐसा वैसा, साउथ ईस्ट, किस एंगल पे, क्योंकि साउथ ईस्ट जब बोलते हैं, साउथ ईस्ट मीन्स परफेक्ट 45 डिग्री, परफेक्ट 45 आ रहा है, सही बोला है। मैं पूछता हूँ जानबूझ के तुम्हें फंसाने के लिए, वो तो जरूरी है ना, नहीं फंसोगे तो तुम लोगों को लगेगा सब सही है। आइए डिस्टेंस अगर लिखूंगा मैं तो कर्व लेंथ ऑफ ए बी, ए बी का कर्व लेंथ कितना होगा, जरा देखो, अगर ये पूरा सर्कल होता तो कितना होता ये, लेकिन ये पूरा सर्कल है क्या, सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4, इसमें कितने क्वाड्रेंट हैं, तो क्या ये 3/4 है पूरे सर्कल का, तो मैं इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझा मैंने क्या किया है, पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है, उसका 3 पार्ट अपने पास है, तो 4 पार्ट में से 3 अपने पास है, मतलब 1/4 अपने पास नहीं है। तो तुम कितना डिस्टेंस चल रहे होगे, 3/4 ही चल रहे होगे ना, और 3/4 का मतलब 3/4, तो 3/4 चल लेते हैं। तो 2 22/7 21 3/4 कितना हो जाएगा ये, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, कहाँ गया, हाँ अच्छा यहाँ लिखा नहीं क्या, ये हो गया 11, 11 3 जा 33, हाँ 33 3 जा 99, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिखोगे, वेक्टर ए बी ना, यही होगा, ए से चल के बी पर आने के लिए वेक्टर ए बी मतलब ये लाइन, हाँ या ना, सही है। अब जरा देखो, ये 21 है तो रेडियस तो ये भी 21 ही होगा, तो वेक्टर ए बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर इज ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ये कैसे आया नहीं समझा, ट्राइंगल लॉ लगा दिया, ए ओ बी एक ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल लॉ लिखते कैसे हैं बेटा, ए ओ बी एक ट्राइंगल लिया ना, तो ट्राइंगल लॉ लिखने का तरीका होता है 1 2 वेक्टर प्लस 2 3 वेक्टर इज इक्वल टू 1 3 वेक्टर। ये 1 2 3
तो 1 2 वेक्टर मतलब AO वेक्टर, 2 3 मतलब OB वेक्टर, 1 3 मतलब। अब ये कंपलसरी नहीं है कि तुम इसी डायरेक्शन में लिखो, तुम्हारी मर्जी। तुम इसको ABO लिख दिए होते, तब क्या होता, ये इक्वेशन ABO लिखते तो AB वेक्टर प्लस BO वेक्टर इज इक्वल टू, और दोनों सॉल्व करोगे तो एक ही आंसर आएगा। कभी भी मैं बोलूं कि कोई ट्रायंगल बन गया और वेक्टर बना के बोलूं ट्रायंगल लॉ लिख रहा हूं, तो जो ट्रायंगल मैं लिखूंगा उसमें नंबरिंग करना लेफ्ट टू राइट 1 2 3, फिर क्या लिखोगे 1 और 2 लेटर का कॉम्बिनेशन, 1 2 वेक्टर, 2 3 वेक्टर और 1 3 वेक्टर। ये वेक्टर्स में पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ में। अब आगे बढ़ो, ए बी वेक्टर जो अपने को कैलकुलेट करना है, ए ओ ऐसा वेक्टर जो ए से स्टार्ट हो रहा हो, द फर्स्ट लेटर जो होता है किसी भी वेक्टर का वो ओरिजिन होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और लास्ट वाला पॉइंट लेटर जो है दो ही तो होंगे, जो लास्ट या सेकेंड लेटर है वो क्या दिखाता है, उसका एंड पॉइंट कहाँ है। तो ए ओ वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो ए से स्टार्ट हो और कहाँ खत्म हो जाए, ओ पर। तो ऐसा वेक्टर जो ए से स्टार्ट होके ओ पर खत्म हो जाए वो क्या लिखोगे, तो ए से ओ तक का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 21, और डायरेक्शन क्या है, याद है आपको, ये वाले डायरेक्शन के लिए आई कैप लिखते हैं, ये डायरेक्शन के लिए जे कैप लिखते हैं, इसका नीचे आ रहे होगे तो माइनस जे कैप, लेफ्ट में जा रहे होगे तो माइनस आई कैप। बताओ ये ए से ओ नीचे आ रहे हो क्या, तो क्या माइनस जे कैप लिख दिया जाए, बोलो सब लोग बोलो, सही बोल दिया क्या, पक्का। ओ से लेके बी, अब तुम लोग बताओगे तब ओ बी वेक्टर क्या लिखूं, हाँ ऐसा वेक्टर जो ओ से स्टार्ट होके बी पर जाए। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या करेंगे, पाइथागोरस। हाँ तो होता क्या है, अंडर रूट 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 21 रूट 2। और डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, देखो माइनस, ये आई कैप का मतलब इधर, माइनस जे कैप का मतलब ऐसे नीचे, 21 इधर 21 इधर, तो ऐसे आएगा ना इसका डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री पे, मतलब ये ईस्ट होता है, ये साउथ, तो साउथ ईस्ट में आएगा। कुछ घुस रहा है दिमाग में, पक्का, कोई दिक्कत, पक्का नहीं है ना दिक्कत, चलिए तो इस तरह के सवाल आप कर लेंगे, कोई दिक्कत। एक दो सवाल और करवाता हूँ, फिर एक मजेदार सवाल करवाऊंगा। लिखिए, तेरा नाम क्या है, नाम क्या है, आयशा। तुझे दौड़ाऊं क्वेश्चन में, जाने दो, कार दौड़ेगी, कार सबसे अच्छा है। लिखो, हाँ लिखो, क्या फर्स्ट, आप बताओ सर। हाँ, a car starts moving, a car starts moving towards east after traveling a distance of 8 meter after traveling a distance of 8 meter, it takes a turn, it takes a left turn. एक बार सुनो, after traveling a distance of 8 meter, it
takes a turn, it takes left turn, हाँ नॉर्थ हो गया ना, वही बोलना नहीं चाह रहा था मैं, it takes left turn and travels a distance of 6 meter, and travels a distance of 6 meter, and travels a distance of 6 meter. Find distance and displacement. डायरेक्शन ऐसे बताया करो तुम यार स्मिथ, कैसे करोगे ऐसे अपना? तुम्हें पेपर में मैं ना बोलूंगा इसके पास 5-7 हाथ होने चाहिए, ऐसे हाथ काट के उसमें चिपका दिया करो, ये डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे एंगल होते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ ये भी होता है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नो, देयर इज a variation of 0 to 90 degree in between north and east. 30 degree north of east will be the 60 degree east of north. दोनों अलग अलग चीज है। राइट भाई, राइट। ये क्या है? हाँ हाँ, कैसे कैसे? मैं फिर से ऐसे करो तो ये डी फॉर्म करता है, तो ये हो गया दाएं। ये डी फॉर्म कर रहा है, हाँ, राइट हैंड। ये डी फॉर्म कर रहा है, वो दाएं हो गया। दाएं, ये मैंने याद किया था। ये बाएं। तो दाएं मतलब ईस्ट, बाएं मतलब वेस्ट। राइट लेफ्ट हिंदी में हो गया। अच्छा, राइट लेफ्ट, ओके। वेस्ट बंगाल ईस्ट में होता है ना, वेस्ट बंगाल। अरे ईस्ट इज राइट। मुझे आता है, हाँ मैंने याद किया ज्योग्राफी में, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। लेकिन वो मैं मैप ऐसे नहीं पढ़ पाता, मैं नेशनल हाईवे नंबर ढूंढ के तब मैप पढ़ता हूँ। मैं बैठे बैठे पूरा इंडिया घूम सकता हूँ, हर नेशनल हाईवे नंबर मुझे याद है। 2 किधर जाता है, 3 किधर जाता है, 4 किधर जाता है, 5 किधर होता है, 6 किधर है, 31 किधर है। मैं यूपीएससी के टाइम पे पढ़ा था ना ये सब, तो वो याद है अभी तक भी। बहुत भूल गया होऊंगा लेकिन अभी याद है। अभी मैं गांव गया था ड्राइव करके, तो मैं सबको बता रहा था, सब बोल रहे थे चुपचाप गाड़ी चलाओ, तुम देखो ये 31 है, उधर जाओगे 42 पकड़ के वहाँ पहुँच जाओगे तुम। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। हाँ बस उसमें एक चीज़ ना पढ़ने मिले, बस वो जो याद करना होता है कितने हेक्टेयर का क्या एरिया, किसका कितना है, बहुत खतरनाक है वो। पॉपुलेशन बताओ, कौन सी रिवर क्या होती है, माइंस कहाँ कहाँ मिलते हैं, कोल माइंस इंडिया में कौन कौन से हैं। अच्छा है, दोनों वेक्टर में ही लिख दो। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी ढूंढ दो। ये लिख दिया मतलब डायरेक्शन तो हो गया, लेकिन अगर मान लो थीटा पूछा हो उसमें, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा ना, tan थीटा पूछ ले, मैग्नीट्यूड पूछ ले तब। हाँ भाई हो गया। हाँ सबको आ गया क्या? हाँ सबको आया? पीछे पक्का? मैं आऊं चेक करूं? हाँ लॉन्डो तुम लोग लिखे हो कि नहीं? डाउट हमेशा रह जाता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताओ। डायरेक्शन कौन बताएगा? हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शन बताना है। यहाँ से आता है वहां से डायरेक्शन बताना। ईस्ट नॉर्थ में 0 से 90 डिग्री का एंगल होता है। ईस्ट नॉर्थ में कौन सा एंगल पे? हाँ तुम्हारा उस पे कब? हाँ भाई वो तुझे मारेगा, मैं इसको मारूंगा। हो गया? अब तो दिखा दिखा दिखा। नहीं किया
प्लस मैम प्लस, इधर थोड़ी यार, ईस्ट इधर होता है। डायरेक्शन डायरेक्शन और डायरेक्शन बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। टाइम पास चल रहा है। अरे पंचायत, सही है, सही है, गुड। 10 meter 3/4 tan inverse northeast। हाँ, नॉर्थ ईस्ट नहीं, एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। थीटा तुमने यहाँ से लिया, ईस्ट से लिया ना, तो नॉर्थ जा रहे हो कहाँ से, ईस्ट से, गुड। और 3/4 37 डिग्री होता है। तुमने वर्टिकल एक्सिस से ले लिया था, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तुमने इस लाइन से लिया, थीटा इधर लिया, ऐसे जा रहे हो तो ये तुम्हारा ईस्ट है, इधर नॉर्थ होता है, तो तुम ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो ना, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और अगर ऊपर से ऐसे आ रहे होते तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ, मैं भी क्वेश्चन की समझाता हूँ। आइए बच्चों, क्वेश्चन क्या था, 6 मीटर ईस्ट में चल रहे। बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। वेक्टर का एप्लीकेशन इसलिए मुझे पता है आप पाइथागोरस से कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो सवाल कराऊंगा उसमें तुम पाइथागोरस लगा के पूरी कोशिश कर लो, तुम्हें नहीं आएगा। अभी बता रहा हूँ सॉल्व कराने के पहले ही। उसके लिए आपको वेक्टर का एप्लीकेशन आना चाहिए, तो बार बार नए एप्लीकेशन पढ़ने से बेहतर है एक ही एप्लीकेशन को हर जगह अप्लाई करो। मान लो ये पॉइंट ए है, ए से ईस्ट में चल रहा है, पहुंच गया बी पे, फिर वो लेफ्ट टर्न लेगा। ईस्ट किधर, ऐसे जाना होता है ना, तुम ऐसे जा रहे हो, ये लेफ्ट है, मतलब तुम अगर यहां खड़े हो तो यहां से लेफ्ट इधर ही लोगे ना, तो तुम लेफ्ट लेके इधर चले गए, कहां पहुंच गए, सी पे। कितना कितना चले हो, 8 इधर 6 इधर। अब मुझे अगर डिस्टेंस लिखना है तो बहुत सिंपल है, हमने क्या पढ़ा, स्केलर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। तो लेंथ तुम्हारा कितना है, एक स्ट्रेट पाथ आपका ए बी है और दूसरा स्ट्रेट पाथ कौन है, बी सी। तो ए बी स्ट्रेट पाथ 8 है, बी सी 6 है, ये कितना आ जाएगा, 14 मीटर। मुझे अच्छा क्या लगा पता है, 90% बच्चों ने ट्राई किया। देखो आए ना आए वो अलग बात है, कभी मैं इस बात से जजमेंटल हुई नहीं भी तुम्हें नहीं आया। अरे आता तो तुम यहाँ पढ़ाते, तुम पढ़ने क्यों बैठते, तुम ट्राई मार रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तुम अगर ऐसे पागलों की तरह, मूर्ति नहीं होती जिसमें जान नहीं है, ऐसे बैठी हुई है, पढ़ा लो तुम, तब उसको पढ़ा नहीं सकते। तुम मेहनत करो, नहीं आएगा, मैं 100 बार कराऊंगा। हाँ ट्राई किया। डिस्प्लेसमेंट, अब 10% में कौन कौन था जो ट्राई नहीं कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। तो आपको नाम याद है सबके? हाँ ना, इशारे नहीं करूंगा मैं, नाम तो मुझे इधर याद हो गया अभी तेरा, और उसका नाम याद है, 1 मिनट, याद है ना, याद है बराबर। हाँ तेरा नाम, किसका याद है बताओ मुझे मेरा क्या था, मेरा नाम क्या ना ऐसा, उसका नाम रीत है, सही है, रीट रीट पेपर होता है, राजस्थान एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हाँ 2 हो गए, एक और किसी का नाम पूछा था, नहीं तुम्हारा नाम याद, तुम्हारा नाम ए से है क्या कुछ, एक अक्षर बताओ, एक और आगे
पूरा नाम बता दो। अदील, अदीम, ल। हाँ। आपका नाम? अरे कैसे याद करूँ यार, मेरा पेपर थोड़ी है, बताओ। सुमेध। ये बहुत दिन हो गया, लेक्चर हो गया ना, इसलिए याद नहीं है। और किसका नहीं याद? इसका याद है, स्मिथ। इसका तो याद है। और किसका नाम पूछा था मैंने? सबका पूछ लिया था क्या? पूछा था, इसका बोलो। नाम पूछा था। पूछा तो था। एक और नाम मुझे, मेरे पुराने बच्चे जैसा नाम था, याद था मुझे, मैं भूल गया। जाने दो, अभी बाद में। 4 नाम याद हुए ना, अदील याद हो गया मुझे, सुमेध याद हो गया। वो तो 1 याद 2 नहीं 3 है। 4 5 रिवाइज कर रहा हूँ धीरे धीरे। भी पहला FLT है ये, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पाथ पे चलो तो A से पहले आप B पर गए और फिर B से कहाँ गए हो? A से B जा रहे हो, मतलब ऐसे क्या लिखोगे? 8x में जा रहे हो। B से C में जा रहे हो, मतलब ऐसे। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। कैसा हो गया ये? अब वेक्टर तो आप पढ़े ही हो, नहीं पढ़े हो? वेक्टर है तो अगर मुझे कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैं मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का। अल्टीमेटली पाइथागोरस ही है, लेकिन ऐसा लिखने पे आसानी होती है अपने को। 64 प्लस 36 100 होता है, 100 का रूट 10। अब डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मुझे डायरेक्शन लिखना है तो मैं A से C ऐसे जाऊंगा ना, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये वाला एंगल थीटा। अब इस डायरेक्शन को अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप। लेकिन याद रखना, इसमें हमने किसके साथ लिया है एंगल? जब आई कैप के साथ थीटा लिखना होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप। और अगर मुझे जे कैप के साथ थीटा लिखना होता तो कोएफिशिएंट उल्टा हो जाता, जे की जगह आई और आई की जगह बस। तो tan थीटा में क्या लिख दूं? जे कैप का कोएफिशिएंट है 6, आई कैप का कोएफिशिएंट है 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। tan थीटा कितना आ गया? अब ये एक मैजिक ट्रायंगल होता है, आपको पता है? 37 3 4 5 37 53। तो 3 4 5 जा देखिए, tan 37 इज 3/4। तो क्या लिखोगे आप? tan थीटा इज इक्वल टू tan 37। थीटा की वैल्यू कितनी आई? अब 37। अब इसका आंसर अगर मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में देना होता तो मैं ऐसे बोलता था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, कार है पार्टिकल है जो भी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इज 10 मीटर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। कितने एंगल पे? 37 डिग्री। अब तुमने एंगल कौन सी लाइन से लिया है? ईस्ट वाले से। और किधर जा रहे हो? नॉर्थ की तरफ। तो आप बोलोगे एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझा? मतलब मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, किसके? ईस्ट के। क्यों मैंने ईस्ट से नॉर्थ लिया? मैंने नॉर्थ ऑफ ईस्ट मैंने कैसे बोला कि मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या है? मैं ईस्ट से जा रहा हूं, किसकी तरफ? कितना चला मैं? 37 डिग्री।
अगर मैं चाहूं तो ये 37 है, तो ये नॉर्थ वाली लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 53 ना, 90 माइनस 37। मैं इसी आंसर को ऐसे बोल सकता था 10 मीटर एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। अब मैं इधर आता ईस्ट की तरफ, किसके ईस्ट में? नॉर्थ से चल के ईस्ट आता, तो 53 डिग्री ईस्ट ऑफ, ये भी बोल सकता था मैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये बोलूं, मैं चाहे ये बोलूं। ठीक है, तो तुम भी दोनों में से कोई भी आंसर देगा टिक कर सकते हो। छापो। चलो लिख चुके। एक और सवाल। इसमें सब ठीक है ना? सब बढ़िया? पक्का? A particle starts moving towards east. A particle, अच्छा लिख रहे हो क्या? लिख लो लिख लो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि हमारे पास 1.5 घंटे ही और बचा है, खत्म कर दूं मैं। मैं सुन रहा हूँ, आगे देख के मुझसे बात करो ऐसे नहीं। पहले मुझे ये माइनस था, मुझे तो माइनस में बहुत नंबर था, 4 से ज्यादा ही था मेरा, 4.8 था। वो पता नहीं कैसे कम हो गया, मुझे भी समझ नहीं आया। जैसे जैसे बढ़ा वो कम हो गया, और कम होते होते अब प्लस में आ गया। और प्लस में आने का मेन कारण ये है स्क्रीन, क्योंकि हम इतना पास खड़े होकर पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे घूमता हूँ तो पूरी ब्राइटनेस मेरी आंखों में से जाती है। तो सर घूमना ऐसे लिखूंगा, इधर मत देखना। हाँ तुम सो जाओगे तब। लिख चुके बच्चों? सर आप क्वेश्चन तो बताओ। और लिख रही है अभी। पेंसिल से क्यों लिख रही है? अब आप लोग पेंसिल से मत लिखा करिए। पेंसिल से लिखते थे जब हम, तो हमें ये पता था जब पहली दूसरी क्लास में, देखो पेंसिल से लिखने का मतलब यह है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड तक आप जो गलतियां करते हो जिंदगी में उसको सुधारा जा सकता है। अब आप बड़े हो गए, अब जो गलती करोगे वो सुधरने वाला नहीं है, तो पेन से लिखो जो कभी मिटे ही ना। मतलब जो गलती कर दी वो पत्थर की लकीर हो गई, मिटता नहीं है, दाग छोड़ देता है, दाग छोड़ देता है ना। कब एक धब्बा लगा के छुप जाए, क्या ये मर्डर है, उसके ऊपर नेता का धब्बा लगा दो, ये चीफ मिनिस्टर बन गया। अब वो लेके आओ तुम। चलो, a particle starts moving towards east. A particle starts moving towards east after 5 meter. Starts moving towards east के बाद लिखो after 5 meter. It takes a turn. It takes a turn याद है उसको। It takes a turn and turn towards north, ऐसा। It takes a turn towards north after 5 meter. It takes a turn towards north. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। After 5 meter, it takes a turn towards north and moves for a distance of 12 meter. Moves for a distance of 12 meter. हाँ समझ गया, वेरी गुड। लिखा आपने कितना? 12 मीटर ना।
टुवर्ड्स लेफ्ट एंड फाइनली, और है हाँ एंड फाइनली ये, अच्छा ये मैं दूंगा क्यों, ये तो सवाल अभी कराया है। 12 मीटर के बाद लिखना है एंड फाइनली। फाइनली क्या करते हैं? किधर लेफ्ट बोला मैंने, दिखा नहीं बोला मैंने, नहीं लिखा। नहीं बोला मैंने बोला पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर, लिखा है ना तूने। अब मैं फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ये सब पागल हो गए हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर 5 मीटर it takes a turn towards north and moves for a distance of 12 meter and finally towards left काट दो अगर लिख दिया तो, and finally वो लिखी भी नहीं है towards left, तब भी लड़ रही है। and finally अरे कुछ भी ना काट दो, एंड फाइनली मैं सुन लो ए बच्चों, मैं एक बार दोबारा से पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, जहां से जो काटना पीटना है काट पीट लेना। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर 5 मीटर इट टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ट्रेवल्स या एंड मूव कितना है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर एंड फाइनली moves in vertically upward direction and finally moves in vertically upward direction and finally moves in vertically upward direction for a distance of 13 meter, for a distance of 13 meter 13. फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे जिसमें नॉर्थ और वर्टिकली अपवर्ड दोनों इस्तेमाल करें, अब यहाँ वर्ड का बस, यहाँ वर्ड्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, समझिए क्वेश्चन को घुमाया है खाली तुम्हारे वर्ड्स में। अगर मैं बोलता ईस्ट के बाद वो वर्टिकली अपवर्ड गया तो आप जे कैप ले सकते थे, लेकिन इसमें ईस्ट भी दिया है, नॉर्थ भी दिया है और वर्टिकली अपवर्ड भी बोला है। तो ईस्ट को अगर आप आई कैप मान रहे हो, नॉर्थ को आप जे कैप मान रहे हो, तो के कैप ये होगा। वर्टिकली अपवर्ड तब कौन होगा? के कैप। वर्टिकली डाउनवर्ड कौन होता? वो कैसे चल रहा है समझो। पेन 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 पेन, वो ऐसे चल रहा है। इधर ये एक्स है, पहले इधर चला, कितना चला? 5। उसके बाद ऐसे ये जो ये टिप देख रहे हो ना, इसका ये डायरेक्शन दिखा रहा है। पहले इधर चला, उसके बाद ये टिप दिखाया, ऐसे चला, उसके बाद ऐसे चल रहा है। अरे क्यों नहीं चल सकता? हवा में पार्टिकल है, स्पेस में चल रहा है ऐसे। तो इधर चला 5, इधर चला 12, इधर चला 13। डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? अरे यार हम कैसे बनाऊं, हाथ ही मेरा छोटा पड़ रहा है। ये ऐसे है, खड़े होकर देखो जिनको नहीं दिख रहा है, ये ऐसे है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअली यहां गया है 5 इधर, 12 इधर, फिर ऐसे ना 13। तो ये इस पॉइंट पर है, ये वाला पॉइंट जो है यहां पे, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ये वाली लाइन होगी। अब ये लाइन लिखना बहुत डिफिकल्ट होगा। क्या है? हाँ हाँ हाँ, कर सकते। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट, अब ये 3D में हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट लिखना इतना आसान काम नहीं है। तो सबसे बेटर क्या है, मैंने क्या बोला, वेक्टर सम लिख दो 5 का। तो पहले 5 गया ईस्ट में, मतलब 5 आई कैप, फिर नॉर्थ में गया मतलब 12 जे कैप,
फिर जेड में कितना जा रहा है, जेड में जा रहा है 13 के कैप, 5i कैप प्लस 12j कैप प्लस 13 के कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मैग्नीट्यूड चाहिए तो निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर, j कैप का और k कैप का। मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, डिस्टेंस क्या आएगा 5 प्लस 12 प्लस 13, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा 5i कैप, नॉर्थ में गया 12j कैप, वर्टिकली अपवर्ड गया 13k कैप। इतना लिख के छोड़ना है तो छोड़ दो, मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो 169 और 144 और 25, तो 160 144 और 25 होता है 169, 169 प्लस 169 13√2 आंसर आएगा, 13√2 मीटर। हो जाएगा। तो क्या इस तरह के सवाल आप कर लोगे? एक चढ़कता भड़कता और क्वेश्चन दूं, एक और लास्ट, ये आपने कर दिया, आपको इनाम दूंगा मैं 5 मिनट पहले, पक्का 15 मिनट। लेकिन ये सॉल्व किया तो, और शर्त ये है एक नहीं, 50% एटलीस्ट पब्लिक सॉल्व कर पाए। एक्स, हाँ 100% कर दिए तो अभी छोड़ दूंगा, 100% लोग कर दिए तो ये एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस है। ये जेड ऐसा होता है, इसको अपन ने ऐसा क्या किया पता है, बनाने के लिए टेढ़ा कर दिया, क्योंकि हम ऐसे थोड़ी बना पाएंगे कि ये एक्स वाई ऐसे बोर्ड छेद करके जेड बना दें। तो क्या करते हैं, जो ये वाली एक्सिस है उसको ऐसा कर देते हैं, मतलब ये अगर पॉजिटिव जेड है, ये पॉजिटिव के कैप है ऐसे बाहर की तरफ, तो इसको खींच के ऐसा नीचे किया तो ये के कैप हो गया। फर्क नहीं आता है। मैं इसमें खूब अच्छे से फील कराऊंगा तुम्हें 3D में। ये O है, एक पार्टिकल O से A चलता है, O से A चलता है, सेमी सर्कल में, फिर वो Z एक्सिस के पैरेलल आता है B पर, और फिर वो इस पॉइंट से हाँ? सब पागल हो गए हैं इसलिए हंस रहे हैं। ऐसे वो सी पर पहुंच गया, नहीं नहीं, सेंटर से पास होके ऊपर निकल जा रहा है। हाँ, ये वाला डिस्टेंस, ये इसका रेडियस r है सेमी सर्कुलर पाथ का, ये भी r है, और ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस देख रहे हो दिस इज 2r। चला पार्टिकल जैसा है, मैं उसके लिए एरो बना रहा हूं ब्लैक पेन से, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब देखो ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ पे चल के A पर आया, A से B गया, B से C गया। फाइंड द रेशियो ऑफ
हाँ मैम। नाउ इट इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन बट 3 डायमेंशनल डायग्राम है, यू हैव टू इमेजिन इट। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एल्स बिना इमेजिनेशन के भी यू कैन डू, अगर आपको वेक्टर सम आता है तो। हाँ अच्छा है ना? हाँ तो करो करो, हो तो जाएगा। जब होगा नहीं तो क्वेश्चन बना कैसे है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा पूरा नहीं लिखा क्या मैंने? चलो, इससे प्यारा क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूं। देखिए डिस्टेंस आपको लिखना है, इधर सुनिए, अब बात नहीं बिल्कुल भी। ये सवाल मैंने इसलिए बोला कि जब आप इमेजिनेशन करेंगे, विजुलाइज करेंगे कॉन्सेप्ट को, तो थोड़ा सा और अच्छा होगा। पहले मैं आंसर लाता हूं, फिर कॉन्सेप्ट विजुलाइजेशन कराऊंगा। आंसर कैसे आएगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ कौन कौन है? ओ से ए वो कर्व्ड पाथ पे चल रहा है, फिर स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है ए से बी, फिर स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है बी से, हाँ है ना? तो ओ से ए का कर्व्ड लेंथ होता है पाई आर। ए से बी में कितना चला? आर। बी से सी में कितना चला? 2r। यहां से पाई आर प्लस 3r बन गया। क्या मैं r कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा पाई प्लस 3 इंटू आर। दिस इज व्हाट? डिस्टेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। कहां से कहां गए हो? ओ से ए पर मरने गए थे, फिर ए से बी के पास गए, फिर बी से सी के पास। ओ से ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट इज 2r i कैप। ए से बी r k कैप, बी से सी j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके साथ रेशियो लेना है, और ये कैसा है? मैग्नीट्यूड। तो इसका भी मैग्नीट्यूड लिखना होगा। तो 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, सॉरी। तो 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, r स्क्वायर रूट 9r स्क्वायर 3r। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लो, पाई प्लस 3/3। समझा? इसका एक और मेथड है, मैं कराऊं क्या? आओ कराते हैं। ये वाला एंगल कितना है, क्या आप बता सकते हैं? दिस इज 90। इट लुक्स लाइक एन एक्यूट एंगल बट ये होता 90 डिग्री है। हाउ? ये z एक्सिस है। अगर तुम इमेजिन करोगे तो ये पाथ ऐसा नहीं ऐसा तुम्हें दिख रहा है। दिस इज लाइक दिस। पहले यहां से तुम यहां आ गए, अब तुम ऐसे आ गए हो, यहां पहुंचे हो, उसके बाद तुम ऐसे 2 आ गए हो। तो ये जो ऐसे r ऐसे दिख रहा है ये ऐसा है। तो ये r और ये 2r के बीच में कितना एंगल है? ये वाला एंगल कितना है? छूट के साथ सब 90, जो बोलोगे सब 90। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल भी 90। क्यों पता है? क्योंकि ये जो लाइन देख रहे हो, ये ब्लैक वाली लाइन, ये एक्स जेड प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? और ये कौन सी लाइन है? वाई एक्सिस की। ये ऐसा कुछ है।
जल्दी 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 जल्दी। ये देखो, ये हमारा x हो गया, यहां सबको दिख रहा है ना, ये x है, ये y है और ये अपना z है। ये कौन है? z। ये x, ये y और ये, मुझे एक और कुछ दे दो, इरेजर है किसी के पास? ऐसे एक्स जेड प्लेन में है, ये जो पॉइंट है अपने पास कौन सा? बी वाला, बी वाला पॉइंट यहां है, ये रहा बी वाला पॉइंट। एक्स और जेड प्लेन में है, मतलब इस लाइन पे और इस लाइन पे, ऐसे कहीं बीच में। अब हमने क्या किया है, ये लाइन यहां से एक्स जेड प्लेन में ये बनाई है। जरा ये लाइन देखो, ये वाली लाइन, मतलब ओ वाला पॉइंट ये है ना, तो यहां तक ये लाइन तुमने ऐसे बनाई है, मतलब ये वाली लाइन को जब देखो, ये ऐसी लाइन दिख रही है ओ से बी तक। इस पर जरा वाई एक्सिस के साथ एंगल देखो, कितना एंगल है वाई एक्सिस के साथ में? 90 हो रहा है ना? नहीं समझा? जिसको नहीं समझ आ रहा है वो लिख ले कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। मैं दूसरे मेथड से कैसे करा, जो पाइथागोरस आप करते हो, पाइथागोरस से मैं इसको कैसे करता, पहले मैं ये OB कैलकुलेट करता। OB के लिए मैं क्या करता है, देखो ट्रायंगल OAB, जरा देखो ये x एक्सिस वाली लाइन है और ये z है, तो ये भी 90 है। दिखता नहीं है 3D में, इसलिए टफ है। OAB में पाइथागोरस लगा के मैं OB निकालता, फिर एक डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली लाइन है ना, फिर मैं एक ट्रायंगल लेता OBC, इसमें ये वाला फिर हाइपोटेन्यूस बनता, इस 3 लाइन में पाइथागोरस लगाता तो ये 3 आ रहा था। इट वॉज टफ। इसी टफनेस को दूर करने के लिए, जो इतना तगड़ा विजुअलाइजेशन है, इसको ही दूर करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया कि आप कुछ मत करो, जिस पाथ पे चल रहे हो उस पाथ का वेक्टर फॉर्म लिख दो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। आसान हो गया ना क्वेश्चन, बस यही जरूरी था। अब तो पकड़ेगी, ये देखो, चलो लिख चुके। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। कुछ तो आगे बढ़े। कौन बोला? क्या हो गया? बोलना तो। ये ब्रेक नाम का शब्द में डिक्शनरी में है ही नहीं, डिक्शनरी गायब हो गई पूरी। ब्रेक कुछ होता नहीं है, ब्रेक कभी मिलता ही नहीं है जीवन में। ब्रेक लेने का मतलब ये होता है आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित ही नहीं है। समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवोशन, डेडिकेशन। लक्ष्य के प्रति आप समर्पित होंगे तो लक्ष्य भी आपके प्रति समर्पित होगा। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है? देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, और वेलोसिटी क्या चीज होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? अच्छा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? कैसे पता? क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस भी स्केलर है। वेलोसिटी, क्या बात है, जल्दी आ गए तुम सब। चलो चलो जाने दो, जाओ। तो मार लो।
अभी एक मैच और गायब है ना, कितने लोग हैं? तीनों ना। तीन तीन का जोड़ा क्यों जा रहा है? अकेले नहीं हो रहा है क्या इन लोगों से? कुछ तो दिक्कत है। वेलोसिटी कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, पहला टाइप है टाइप 1, टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी दोनों एक ही है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग स्पीड पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी नहीं पढ़ेंगे। तो आप समझ जाना, स्पीड में जहां पर डिस्टेंस लिखा गया है, वेलोसिटी में वहां पे क्या लिखेंगे? कितने समझदार लोगों को पढ़ा रहा हूं। अरे मैं स्पीड लिख रहा हूँ, वेलोसिटी तुम जानते हो। यूनिफॉर्म स्पीड, क्या आपको पता है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? हाँ ना, सेम सेम, क्या सेम 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 स्पीड, यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस चलते हैं इक्वल टाइम में। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड में? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। लिख लो, यूनिफॉर्म क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, एक तो बड़ी दिक्कत ये है, तुम लोगों को लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। जब मैं पूछता हूँ यूनिफॉर्म, तो तुम्हारी बैच नहीं, आजकल के सब लोग वो मुझे उसका अर्थ बताने लगते हैं। इसका सेम सेम यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट, बदलेगा नहीं। नॉन यूनिफॉर्म बोलो, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम ना। टाइम भी अनइक्वल, डिस्टेंस भी अनइक्वल, भाग में जाओ, टाइम सेम। वेरी गुड। हाँ, तो अपने ये कॉन्फिडेंस दिखाओ। हाँ, क्या? जब डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे यहाँ पे, तो डायरेक्शन तो अपने आप आ गया ना। जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, डायरेक्शन तो अपने आप आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर है। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल। ये दोनों बस डेफिनेशन के लिए याद रखना है अपने को। मेन तो ये तीसरा वाला है, जिसको अपन बोलेंगे एवरेज स्पीड। जानते भी होगे तुम लोग एवरेज स्पीड के बारे में? नहीं, थोड़ा बहुत तो जानते होगे ना। देखो, एवरेज स्पीड जो होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अदील, बातें नहीं। देखो, तुम्हारा ना पीटीएम बहुत आसान है। तुम्हारे भाई को बोल दूंगा, वो बुलवा देगा, नंबर मिल जाएगा तुरंत। मैं जब चाहूँ तब पीटीएम कर सकता हूँ। रिप्रेजेंटेड बाई वी बार, ऐसा लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? वी बार, या फिर वी एवरेज भी लिखा रहता है कहीं कहीं, या फिर ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर वी। कहीं ऐसा लिखा आ जाए, उसका मतलब भी एवरेज पूछा हुआ है। वी बार लिखा हो तो भी एवरेज है, वी एवरेज लिखा है तो एवरेज है ही। तो ये होता क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, बराबर। आइए आगे।
अगर देख लो तुम लोग एकदम प्रिंटिंग मशीन हो गए, 2 मिनट रुक के देख नहीं सकते, साथ में लिखते रहना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। मान लो ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। तो एवरेज स्पीड क्या लिखा जाएगा इसमें? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x1 प्लस x2, टोटल टाइम कितना होगा? जरा ये लिखिए, फिर मैं और क्वेश्चंस कराता हूं मजेदार मजेदार। ये सब लिख चुके? क्या होता है एवरेज स्पीड? होता होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन? सबको याद रहेगा? आइए केस 1। अरे केस नहीं कर रहा हूं भाई, क्वेश्चन का है वो। दिस इज ए क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। यू कैन से टाइप 1, मैं उसको केस 1 बोल रहा हूं, तुम्हारी मर्जी। ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, x1 डिस्टेंस चलता है पार्टिकल v1 स्पीड से, x2 डिस्टेंस चलता है पार्टिकल v2 स्पीड से। फाइंड v बार। देखो x रिप्रेजेंट डिस्टेंस, टाइम t, वेलोसिटी v या स्पीड v। सॉल्व करिए। और केस 2 इज कि अगर मान लो ये a है, b है, c है, पार्टिकल v1 से चलता है t1 टाइम, v2 से चलता है t2 टाइम। व्हाट इज v बार? नाउ केस 3 इज, केस मतलब दीज आर द टाइप्स बेसिकली। यहां से लेके यहां तक टोटल जो पाथ लेंथ है, ये टोटल पाथ है x। अब इसको मैं n टुकड़ों में बांट देता हूं, x बाई n, 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 बहुत सारे x बाई n। मतलब n इक्वल पार्ट्स में मैंने ब्रेक कर दिया टोटल डिस्टेंस को। पहला पार्ट चला v1, फिर v2, फिर v3, फिर v4, फिर v5 और लास्ट पार्ट vn। बताइए v बार। 3 क्वेश्चन हैं, आपके पास 3 मिनट है। आप करिए, चिल्लाइएगा मत, मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ बच्चों, आया पहला सवाल? तेरी की सेकंड नहीं सर। फर्स्ट आया? क्या आया? v1 प्लस v2 बाई 2। v1 प्लस v2 बाई, कितने लोगों को आया? हाथ खड़े करो। v1 प्लस v2 बाई 2 कितने लोगों को आया? अच्छा, हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने ईमानदारी से ट्राई ही नहीं किया? तुम्हें क्या आया? किया तो कुछ तो आया होगा मैम। पहला वाला, पहला। v1 प्लस v2 अपॉन 2, वही तो पूछ रहा हूँ कितने लोगों को आया? v1 प्लस v2 अपॉन 2 है, बस आवाज नहीं, मस्ती नहीं। v1 प्लस v2 अपॉन 2 सबको आ गया? सब गलत हो। नहीं मैम, द आंसर वुड बी x1 प्लस क्या आया था? x1 plus x2 upon x1 upon v1 plus x2 upon v1। करेक्ट है, सही था। x1 plus x2 to the whole multiplied by v1 v2 upon x1 v2 plus x2 v1। What is average speed? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये गांठ बांध लो ये बात कि एवरेज स्पीड कभी भी पूछेगा तो इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्टेंस तो आपको पता है कि इट इज x1 प्लस x2, करेक्ट, बट टाइम पता है क्या?
तो टाइम कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। तो वही चीज यहां पे अप्लाई किया जाए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 हो गया x1 बाई v1, t2 हो जाएगा x2 बाई v2। जरा इसको आगे सॉल्व करो तो x1 प्लस x2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1 v2 प्लस x2 v1 बाई v1 v2। इसको ऊपर भेज दो। अरे बोलो, समझ में आया? कहाँ गलती हुई थी? सीधा सीधा देख के लिख दिए v1 प्लस v2 बाई 2, बाहर में गया 2000, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें भी तो वही आना चाहिए था, इसमें क्यों नहीं आया? दोनों में v1 बाई v2 अभी आया। अब दूसरा करो, सेकेंड और थर्ड अब ट्राई करो। आज तुम लोग परेशान मत हो, आज तुम्हें खाली एवरेज स्पीड ही पढ़ाऊंगा। उसमें 5-7 क्वेश्चन करवाऊंगा बस। ऐसा मुंह से बोल रही है, ऐसे 5-7 क्वेश्चन नहीं, उसकी किडनी मांग लेगी। हाँ, ये आत्मा निकाल के मांग लेगा, आत्मा अपने यहाँ रख के जाओ। हो गया? क्या आया? v1 t1 plus v2 t2 upon t1 t1 हैं? v1 into t1 plus v2 into t2 हाँ। upon t1 plus t2 v1 into t1 plus v2 into t2 upon t1 into t1 plus t2। हाँ। लिखने के बाद बोलो करो। क्या हुआ मैम? हेलो मैम, आया आपका? बढ़िया टेक लेके सब बिस्तर लेके सो जा रहे हैं। आँख पे पानी डाल ले। कैसे जल क्यों? मतलब ऐसे आग लगने जैसा जल रहा है, इचिंग हो रही है। काट के आई थी क्या घर पे? धूल मिट्टी जाने में दिक्कत है क्या? एलर्जी है कुछ? तो वो आँख में कंजक्टिवाइटिस होने वाला होगा। क्रीम डाल के आई है? आपके पास जलने दो तुम। देखो, अपने मन से कांड करके आओगे फिर जलेगा ही ना। मुझे लगा अपने आप जल रहा है। दीदी इसमें x नहीं दिया है ना, तो x निकालना पड़ेगा ना। तो x क्या होगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम ना। v1 plus t1 v1 इनटू v1 plus v2 t2 upon t1 plus t2। तूने क्या गलती किया पता है? x1 v1 कर दिया। डिस्टेंस नहीं पता है ना, तो स्पीड और टाइम पता है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो v1 इनटू t1। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? v1। टाइम कितना है? v1 इनटू t1। देखो सेकेंड सवाल क्या होता है? ए आवाज नहीं, ये फार्मूला याद रखो, x1 प्लस x2 बाई t1 प्लस t2। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें रट्टा मारना है, ये सब ये फार्मूला बस बोलो, ये याद रखना है। बाकी ये तो एक क्वेश्चन की तरह ही डील करो तुम, भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये लिखा मैंने, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे क्या नहीं पता है। कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं पता होगा। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? अरे वाह, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। हाँ, तो क्या होगा? ये v1 t1 और x2 क्या होगा? टोटल टाइम कितना? t1 प्लस t2। डन। थर्ड, ट्राई मारिए, जितना ट्राई करेंगे उतना आगे जाएंगे।
एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस तो x है, क्या टाइम दिया है क्या? लेकिन टाइम होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला टाइम कितना होगा? पहला डिस्टेंस है x बाई एन, स्पीड कितना है? v1। दूसरा डिस्टेंस कितना है? x बाई एन, स्पीड कितना है? v2। तीसरा डिस्टेंस कितना है? x बाई एन, स्पीड कितना है? v3। और क्या ये ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है? लास्ट पार्ट है x बाई एन और स्पीड है vn। हाँ या ना? खत्म हो गया सवाल। x नीचे से x बाई एन को कॉमन ले लो, 1 बाई v1, 1 बाई v2, 1 बाई v3 अप टू 1 बाई vn। x ने x को मार डाला, n अरे मार डाला मतलब अच्छे के लिए मारा है। तुम लोग ऐसे करे शोक बनाने लगे बैठ के, रे बाप ले गलत हुआ। 1 बाई v1, n को ऊपर ले गया, 1 बाई v2, 1 बाई v3 अप टू 1 बाई vn। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। और इसको आप याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, इस टाइप का नाम होता है डिस्टेंस एवरेज स्पीड। क्या नाम होता है इसका? हाँ, और इसमें इसको कब इस्तेमाल कर सकते हैं? डिस्टेंस यहां पर डिवाइडेड होता है इनटू n इक्वल पार्ट्स। यहां पे n क्या है? यहां पे n क्या है बच्चों? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। देखो मुझे ना आज बहुत अच्छा लगा कि काफी लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत मतलब एफर्ट्स मारे। आया नहीं आया अलग चीज है, एफर्ट मारे, अलग अलग लॉजिक लगाया। लॉजिक लगाने से क्या होता है बच्चों पता है? चैट जीपीटी और गूगल अभी से कभी इस्तेमाल मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरा काम ऐसे है नहीं है, तुम्हें खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो तुम्हारा, नहीं होगा तो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं पैसा देकर, मेरा काम है पढ़ाना, मैं तुम्हें आगे ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। तुम्हारा काम है ईमानदार बने रहना। चैट जीपीटी और गूगल करते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता। और ना कभी स्मार्ट बनना, दिल चलाया करो पेन। स्मार्टनेस कहीं और से निकलने लगता है फिर। हाँ, तो इसलिए स्मार्ट ज़्यादा नहीं बनने की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, गलत कर रहे हो ना, जैसे मुझे ये अच्छा लगा, ये ना 2-3 बार गलत आंसर बोली, लेकिन हर बार बोलने के बाद वो बैठी नहीं। एक बार जाने के टाइम बोला, वापस आने टाइम, ये अच्छा लगा नहीं, वो बैठी नहीं, वो अगले बार अलग ट्राई की, फिर गलत आया, फिर ट्राई की। जब आप ऐसे घर पे भी 3-4 बार एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं ना आने के बाद ना, तो होता क्या है, जब आप टीचर से पूछने आएंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपके पास जितनी बार ट्राई किए होंगे, गलत आंसर आया, हर बार कुछ नया अप्रोच लगाए होंगे ना, वो 4 क्वेश्चंस होंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो टीचर तुम्हें 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, वो तुम्हारे 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। और आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो लॉजिक आपके दिमाग में रह जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वो नहीं बताएगा ना ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसलिए आप टीचर से जितना हो सके उतना पूछिए। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तुम्हें मिला नंबर? दिया नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, मेरा नंबर है। इस पे हेलो हाय गुड मॉर्निंग खाना खाए ये सब नहीं आना चाहिए, कैसा चल रहा है सर, ये सब नहीं। तुम्हें अगर क्वेश्चंस में डाउट है, सबसे पहले अपना नाम, अपना बैच लिख के भेज देना, क्योंकि मैं जो नंबर सेव नहीं करता उसको एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि वैसे मेरे पास कितने 1500 कुछ अनरीड मैसेज पड़े हुए हैं। कितने हैं? 1000 अनरीड मैसेज पढ़े। तुम टेलीग्राम पे अप्रोच करोगे, वहाँ 219 अनरीड मैसेजेस हैं, तो मैं मैसेज पढ़ता नहीं हूँ अगर नंबर सेव नहीं है तो नंबर सेव कर लूँगा तुम्हारा। उस पर आप
अपनी सुविधा के अनुसार आपको कोई डाउट आया है, आप चाह रहे हैं बहुत मोटी बुक है नहीं लेके आ सकते, आप मुझे घर से निकलने के टाइम व्हाट्सएप कर दीजिए, यहाँ आइए अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। या आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई ऐसा डाउट आया कि अभी पूछ लेना अच्छा है, मैं बाद में बोल सकते हैं हम लोग, तो मुझे वो डाउट भेज दो। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम अभी भेजो और अभी मैं आंसर दे दूँ, क्योंकि तुम समझो मेरी मजबूरी ये है, मैं क्लास पढ़ाता हूँ 6-7 घंटे, फिर घर जाता हूँ, फिर मेरी भी अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, थोड़ा वहाँ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है बच्चों के साथ, तो सब सो जाता हूँ। अगर मेरा मूड कर देता है तो मैं रात को 12-1 बजे उठता हूँ। हाँ मतलब जिसको भी मैं आंसर देता हूँ, मेरे आंसर देने का टाइम यही है, मैं मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे से लेके 5:30 के बीच में आंसर देता हूँ रात को। तो मैं सॉल्व करूँगा, और जब आंसर दूंगा तो ऐसा नहीं कि खाली ये कर लो, आंसर दूंगा तो या तो मैं पूरा वॉइस नोट भेजूंगा तुम्हें कि कैसे कैसे करना है एक एक स्टेप। और अगर और अच्छा मूड रहा मेरा तो मैं अपना आईपैड निकाल के प्रॉपर एक एक स्टेप सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करके क्यों ऐसा किया वो भी लिख के तब भेजता हूँ। मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हें आंसर मिल जाएगा। 48 आवर वो होता है ना, विदिन 2 वर्किंग डेज तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तुरंत का नहीं है गारंटी। नहीं तो कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, एक बच्चा है अभी हमारे पास, वो अभी भेजेगा, अगर तुम आधे घंटे में जवाब नहीं देना हाइपर हो जाता है, फोन कर देता है, क्या सर आपने डाउट नहीं भेजा। अरे भाई क्लास में खड़ा हूँ, रुक जाना, घर पहुँच के भेजूंगा उसका, लेकिन छोड़ता नहीं हूँ। अभी ट्रेन में बैठूंगा भाई, उसको वॉइस नोट भेज दूंगा, नहीं तो वो घर पहुँचने के बाद बैक टू बैक कॉल कर, जब तक मैं उठाऊंगा नहीं कॉल करता ही चला जाता है, और ना उठाऊँ ना सबको कर देता है। प्रीति को कर देगा, आतिश सर को कर देगा, गौरव सर को कर देगा, रोहन सर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपका उठा रहे हैं क्या, शिवम सर को कर देगा, भानु सर को कर देगा, सबको फ़ोन कर देता है कि कोई किसी का फ़ोन तो मैं उठाऊंगा ना, सबको कर देगा, सबका फ़ोन आता भाई उठा ले यार उसका। तो सर हाँ क्या हाल है, अरे सर आप डाउट नहीं हो जाते, ऐसा ही है। अब तो उसको डाउट नहीं रहेगा, तब आधे घंटे कंप्लेन करेगा। इससे बेटर है भेजे, मेट्रो में बैठो, वहाँ कोई काम तो होता नहीं है, चुपचाप क्वेश्चन दे के वॉइस नोट भेज रहे हो, ऐसा ऐसा करो। अच्छा बच्चा है लेकिन हाइपर बहुत होता है, उसको डर लगता है। हाँ जो पेरेंट से फ़ोन करवा देता है अपने, जब उसका ना अटेंड तो उसकी मम्मी का फ़ोन आने लगता है, सर देख लीजिए राजवीर परेशान हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। ये हो गया, समझा सबको बेटो। अभी तुम लोग पढ़े थे एपी जीपी, एपी पढ़े हो, वैसे ही जीपी होता है, इसमें रेशियो कॉमन होता है, एपी में डिफरेंस कॉमन होता है। ऐसे आता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जेई वाले पढ़ेंगे अभी सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ्स में। नीट वालों के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन का नाम सुना था स्टेट्स में। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, A1, वही T1 T2 तुमने पढ़ लिया होगा, AN/N, ये अरिथमेटिक मीन होता है। इसका उल्टा कर दो, N/1/A1 + 1/A2 + 1/A3, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं इसको, गंदी बात है, ये सब अकेले में पब्लिक प्लेस पे नहीं। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसके आगे, N/A1 + N/A2 + N/A3, ये क्या होता है, हार्मोनिक मीन। क्या होता है हार्मोनिक मीन का मतलब ये। तो ये जो डिस्टेंस एवरेज स्पीड है, इसको अपन नाम देते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटीज। एक बार एम्स जब हुआ करता था, एम्स ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, और उसमें ऑप्शन यही था हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटीज। तो उसमें बहुत लोग फंसे थे, इसलिए खाली नाम जानते रहो। फार्मूला तुम्हें यही याद रखना है, ये फार्मूला N/1/V1 + 1/V2, कहाँ बंद क्यों कर रहा है बुक, N/1/V1 + 1/V2 + 1/V3 + 1/V4 + 1/V5 up to 1/Vn। वो कब इस्तेमाल करेंगे, जब डिस्टेंस कैसा हो, इक्वल पार्ट में बटा हो, जैसे हाफ द डिस्टेंस और हाफ द डिस्टेंस। तो क्या यूज करेंगे, यही वाला फार्मूला, 1/3 1/3 1/3, तो भी किसको यूज करेंगे। अच्छा हाफ हाफ हुआ तो इनकी वैल्यू कितनी, 2। अरे 2 पार्ट में हुआ ना हाफ हाफ का मतलब, 1/3 मतलब n की कितनी वैल्यू, 3, 1/4 मतलब
1/10 मतलब समझ में आ रहा है ना। तो आइए एक और फार्मूला पढ़ लेते हैं जिसमें डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, स्पेशल केस। हाँ बस यही पढ़ाऊंगा, एवरेज खत्म नहीं हुआ, हो गया अभी एक और टाइप है इसमें। सर एवरेज स्पीड तो दीदी ये एवरेज का ही टाइप है ना। ये एवरेज स्पीड में स्पेशल केस में क्या होगा, अगर मैं बोलूं इफ n इज इक्वल टू 2, मतलब दो पार्ट में n को बांट दिया, तो v बार लिखा जाएगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। नहीं समझा। इफ डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो वेलोसिटी भी तो 2 ही होगी। इसी फार्मूले में n को 2 रख दिया तो 2/2 ही वेलोसिटी होगी, मतलब यहीं पे आके रुक जाओगे। 2/1/v1 प्लस 1/v2। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे v1 प्लस v2/v1 v2, इसको ऊपर भेज दूं तो v बार क्या हो गया 2v1 v2 बाई v1 प्लस, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर कभी बोलता है कि हाफ हाफ पार्ट में बांट दिया गया है, कितने कितने पार्ट में, हाफ हाफ पार्ट में बांट दिया गया है, और एवरेज स्पीड बताइए, तो आप सीधा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जेई मेंस और नीट के लेवल पे, क्योंकि इन दोनों ही में देखोगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, और नीट वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 1 मिनट में टारगेट टाइम में क्वेश्चन करना है, जितनी जल्दी क्वेश्चन करोगे उतना आपके पास टाइम बढ़ता है अच्छे क्वेश्चंस को देने के लिए। ठीक है, तो ये सब फार्मूले इसलिए काम आएंगे। हो गया लिख के, लिख लो, फिर मैं तुम्हें पेन नहीं चलवाऊंगा, ओरल सॉल्विंग करते हैं 5-6 मिनट। अगर पेंसिल लेके बैठे रहोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना होगा तो कर लेना, मतलब लिखना कुछ नहीं है। अगर मुंडी हिलाया बैल की तरह, बहुत मार मारूंगा मैं। टोपी, उसका नाम फिर भूल गया मैं, टीशा, देखा याद है ना। दिमाग मेरा बहुत तेज है। चलो लिख चुके, लिख लो मैम, जल्दी लिखो। अब बाजू वाले को दिखा दो अपने। हाँ कौन सा फार्मूला, नहीं भाई उसमें मैंने स्पेशल केस लिखवाया ना। एक तो तू आधा लिखता है आधा अपने मन से खा जाता है। देख मैंने क्या लिखा यहाँ से, स्पेशल केस इफ n इज इक्वल टू 2, मतलब यही फार्मूला है, इसी में n को 2 रखेंगे तो ये बनेगा, तो 2 की जगह n क्यों देगा, पूरा लिख। कहाँ लिखा, वो कहाँ पे 2 यूज होगा वो नहीं लिखा ना। हाँ लिखो when n इज इक्वल टू 2। भाई साहब मैं वरी नहीं हो रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं यार, गलतियां इंसान ही करते हैं, लेकिन एक ही गलती जो बार बार करे वो इंसान नहीं होता। फिर एक है जानने में, गॉड में जी और डी को रिप्लेस कर दो तो वो बन जाता है, उसको डांटो फिर वहीं आ जाएगा पूछे जाता हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गॉड बोला यार, कॉमन है। हाँ मैथ के सर, मैं समझ ही नहीं पाया तुम बोले क्या। एकदम चुपचाप बैठिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं 7 मिनट और। 7 one day चलिए, a vehicle travels half the distance with speed v, remaining distance with 2v average speed। हाफ वाला आ गया, क्या डिस्टेंस डिवाइडेड है इक्वल पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में, 2 ना,
तो दो इक्वल पार्ट के लिए क्या फॉर्मूला पड़ा था? 2v1v2 अपॉन, तो 2, अब ये लिखना तो तुम्हें पड़ेगा नहीं पेपर में, देखो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू वी इंटू 2v अपॉन v प्लस 2v, तो 2 2 जा 4v स्क्वायर बाई 3v, 4v बाई 3। समझा क्या? टफ है क्या? देखो तुम्हारे सामने ये कब का क्वेश्चन है? नीट 23 नहीं 24 लीक हुआ था। हाँ ये देखो, नहीं ये तो फोर्स पूछ रहा है। ओ ये हाँ, चलो 11 का है। टू v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 मतलब b। क्या बात है, देखो डायरेक्ट सवाल आता है ना, यहाँ पे v1 v2 गलती से y1 y2 लिख दिया है, हो सकता है ना। तुम लोग ऐसा डरा दोगे, जो बनाया होगा ना उसको, ये गलती तुम्हारी, और डर जाएगा, बंद कर देगा, प्लेटफॉर्म में जाओ भाई, नहीं बना तो। एक तो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो, ऊपर से उसको चिल्ला रहे हो। बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका घर, ये अपने घर से यहाँ आती है और यहाँ से अपने घर जाती है, आने के टाइम चूंकि पढ़ना होता है, कंटाला आता है, तो 20 की स्पीड में आती है, जाने के टाइम जल्दी पहुंचना है, 30 की स्पीड में घर गई, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? क्या वो भी हाफ हाफ वाला ही हो जाएगा क्या? हाँ हाँ होगा ना, इसको घर से कोचिंग की थोड़ी बदलती रहेगी, जितना आई है उतना ही गई है ना। तो फर्स्ट हाफ 20 से चल रही, दूसरा हाफ 30 से चल रही है। 2 इंटू 20 इंटू 30 मतलब 1200, 1200 बाई 50, 120 बाई 5, 24 किलोमीटर पर आवर। 2 इंटू 20 इंटू, क्या अंग्रेजों के बीच में आ गया, 2 इंटू 20 इंटू 30 is 1200, 20 plus 30 50, 0 and 0 gets cancelled out, 120 by 4, 24 5 जा 120 to 24 किलोमीटर पर आवर। बाप रे, देखो मुझे आती अंग्रेजी में, बोलता नहीं हूँ। तो कभी ऐसा सवाल आ जाए कि अपने घर से घर जा रहे हो, हाँ मतलब अपने घर से कहीं गए और वहां से फिर अपने घर गए, दोनों के घर जाने के नाम पे ही गर्मी आ जाती है। तुम्हारी मर्जी, तुम जाओगे तो घर ही, लेकिन ना कुछ तो स्पीड होगी, रिक्शा से जाओ, ट्रेन से जाओ, पैदल चल के जाओ, उड़ के चले जाओ, घर तो जाना ही है। डिस्टेंस अलग रहेगा ना। क्यों? ऐसे जाता है और रेलवे सीधा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने घर से निकले, क्लास आने के लिए सीधा सीधा आए, और घर जाने के टाइम इसका मन करे नहीं थोड़ा पिकनिक चलते हैं, ये यहाँ से चले जाए चर्च गेट, फिर वापस आए, तो सर अलग अलग डिस्टेंस हो गया। लेकिन अजम्पशन ये है जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से अपने घर जा रही है, ठीक है, रास्ता नहीं बदलना है। गंदी बात, साइकिल से आई थी वो, अब बताओ। खत्म हो गया? कहाँ बाय, अभी और क्वेश्चन।